गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की थी और वहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर हो गई थी। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो आपके एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था। सबसे पहले डेफिनेशन की बात की थी, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी, किस तरह से डिफाइन हो रही है, कौन एक्सटेंसिव कैटेगरी में आता है, कौन इंटेंसिव कैटेगरी में आता है। इंटेंसिव में नॉन एडिटिव बताया था हमने, जबकि एक्सटेंसिव में अपन ने क्या कहा था, ये एडिटिव नेचर का होता है। नाउ अब हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं से, यदि x और y दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, देन x अपॉन वाई क्या होगा, dx अपॉन dy क्या होगा, एक्स वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा और x माइनस वाई क्या होगा। मीन्स आपको ये बताना है कि x अपॉन वाई, जैसे मतलब दो एक्सटेंसिव का रेशियो x अपॉन वाई, तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव कहलाएगा कि इंटेंसिव कहलाएगा। मीन्स वो प्रॉपर्टी जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो से बनी है। भाई प्रॉपर्टी को ही तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कहोगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन क्या है, यदि x और y दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं तो बताओ x अपॉन y जिस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी वो इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा। उसी तरह से डेल x अपॉन डेल y जिस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा वो एक्सटेंसिव कैटेगरी में जाएगा कि इंटेंसिव में। बताओ दो एक्सटेंसिव के प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन से जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी, जो प्रॉपर्टी बनेगी वो एक्सटेंसिव होगी कि इंटेंसिव। मीनिंग समझ आया? कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दो एक्सटेंसिव के सम से बनेगी क्या, या दो एक्सटेंसिव के सम से इंटेंसिव बनेगी क्या। मींस आपको बताना है कि x प्लस वाई से जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आएगी वो इंटेंसिव कैटेगरी में होगी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? जरा सोचना शुरू कीजिए फटाफट फटाफट किस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर। नाउ देखिए, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हम इस चीज को देख चुके कि दो एक्सटेंसिव के रेशियो से क्या बनता है, इंटेंसिव बनता है, बशर्ते ये रेशियो किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करे। और जब कुछ बोला नहीं जाता तो हम ये ऑब्वियस मानते हैं कि जो चीज पूछी जा रही है वो किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रही है, तभी क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होता। तो ये ऑब्वियस मान के चलेंगे। तो x अपॉन वाई इंटेंसिव होगा, बड़ा फेमस है ये, और हम इसको तो रूटीन में भी पढ़ते हैं कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। दो मात्रासित गुणधर्म का रेशियो विशिष्ट गुणधर्म होता है। ओके, नाउ dx अपॉन dy, ब्लाइंडली जो ये प्रॉपर्टी है वही ये प्रॉपर्टी है, इनमें चेंज का रेशियो, बात तो क्या है, वही की वही होती है। क्या कहोगे, इंटेंसिव। x एंड y बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम कह रहे हैं इसका प्रोडक्ट आप क्या कहेंगे, ध्यान से, नॉट डिफाइन। क्वेश्चन को समझना मैंने क्या कहा, कहने का मतलब है नॉट डिफाइन से मतलब है x और y अगर दोनों एक्सटेंसिव है तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं होती, मींस कोई प्रॉपर्टी ही नहीं बनती, कोई ऐसा एग्जांपल ही नहीं है। अगर प्रॉपर्टी बनती तो फिर उसको मैं डालता है आइदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो हम क्या कह रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है थर्मोडायनामिक्स में जो एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन से बनता हो। ओके है, क्लियर है, लेआउट क्लियर क्या कहा। आइए अब देखिए जरा, x प्लस वाई बहुत कॉमन चीज है, सेम यूनिट वाले लोग जुड़ते हैं, सेम यूनिट वाले लोग घटते हैं। एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव ना कभी जुड़ सकती है ना कभी घट सकती है। किलो में किलो ही जोड़ सकते हैं, किलो के अंदर किलोमीटर को नहीं जोड़ सकते। तो ये ऑब्वियस सी चीज है, यहां तो कंडीशन ही साफ है, जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, तभी हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं। क्लियर है, ये रिलेशन तो आएगा ही तब जब दोनों की यूनिट क्या हो, सेम। और ये इम्पॉसिबल है कि एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम यूनिट की हो सकती है, हो ही नहीं सकती। कॉमन सेंस, ये केजी है ये केजी है तो 100% ये भी जो आएगा जोड़ वो भी केजी में ही आएगा। तो एक्सटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव ही होगा, एक्सटेंसिव माइनस एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव ही होगा। जो जोड़ के लिए लागू होता है वही सेंटेंस हमेशा डिफरेंस के लिए भी लागू होगा। क्या कह दोगे,
हाँ जी, एक्सटेंसिव। ये भी क्या होगा, एक्सटेंसिव। क्लियर है किस तरह से सोचना है? तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है, मेरी मर्जी एक्स वाई वाई लिखूं या डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिखूं। एक्स वाई नॉट डिफाइंड, जब प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करा तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का सवाल ही नहीं उठता। दो एक्सटेंसिव का जोड़ एक्सटेंसिव ही होगा या दो एक्सटेंसिव का डिफरेंस एक्सटेंसिव ही होगा। ओके है, क्लियर है मेरी बात, मैंने क्या कहा है? नाउ अब आप देखिए हम अगले पॉइंट पर कहां जा रहे हैं, जरा समझना। अब यही क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्स एंड वाई दोनों इंटेंसिव है तो फिर इनका क्या होता है? पॉइंट क्लियर? क्या कह रहा हूं जरा समझे, क्वेश्चन वही है। इफ x and y both are intensive property, then हाँ जी वही क्वेश्चन, x अपॉन y क्या होगा? dx अपॉन dy क्या होगा? xy क्या होगा? x प्लस वाई क्या होगा? और x माइनस वाई क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर क्या कह रहा हूं? सेम चीज, यदि x एंड y दोनों ही क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो फिर बताओ दो इंटेंसिव का रेशियो क्या होगा? एक इंटेंसिव का दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा? dx अपॉन dy बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या x का डिफरेंशिएशन y के साथ क्या होगा? दो इंटेंसिव का रेशियो को वो क्या प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट शब्द बोलते हैं। दो इंटेंसिव का सम क्या होगा? और दो इंटेंसिव का हाँ जी डिफरेंस क्या होगा? क्लियर? आइए क्या कहेंगे हम कहते हैं दो एक्सटेंसिव का रेशियो भी इंटेंसिव होता है, दो इंटेंसिव का रेशियो भी इंटेंसिव होता है। ध्यान दें, दो एक्सटेंसिव का रेशियो भी इंटेंसिव होता है और दो इंटेंसिव का रेशियो भी इंटेंसिव होता है। ओके है, जो इसका होगा वही इसका होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो इंटेंसिव का प्रोडक्ट इंटेंसिव है। आगे कराऊंगा एग्जांपल्स में आपको। देखिए इंटेंसिव, हाँ जी इंटेंसिव मीन्स ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब x और y दोनों इंटेंसिव है तो दो इंटेंसिव का प्रोडक्ट पूछे, दो इंटेंसिव का रेशियो पूछे, दो इंटेंसिव का सम पूछे या दो इंटेंसिव का डिफरेंस पूछे, जो आएगी प्रॉपर्टी वो इंटेंसिव ही आएगी। ध्यान रहेगी बात? लेआउट क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। इफ x is intensive and y is extensive and की जगह और लिखो, और वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा। उल्टे से मतलब है x को आपने इंटेंसिव कहा है, y को एक्सटेंसिव कहा है, या x मेरा एक्सटेंसिव है और y मेरा इंटेंसिव है। मीन्स इनमें से एक एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है, ये है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि x अपॉन y में ऊपर इंटेंसिव और नीचे एक्सटेंसिव हो, के लिए मैं बात कर रहा हूं। उससे फर्क नहीं पड़ना मेरे यहाँ क्वेश्चन में। ऊपर एक्सटेंसिव नीचे इंटेंसिव हो सकता है, या इसका उल्टा मींस ऊपर इंटेंसिव नीचे एक्सटेंसिव हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। एक एक्सटेंसिव रहना चाहिए और एक इंटेंसिव। देन
वही क्वेश्चन अपने पास, x अपॉन वाई क्या होगा, dx अपॉन dy क्या होगा। हाँ जी, क्या कह देंगे, एक्स वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर। एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव का रेशियो क्या होगा, क्योंकि दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव था, दो इंटेंसिव का भी इंटेंसिव था। अब क्या कह रहे हैं, रेशियो में एक एक्सटेंसिव है एक इंटेंसिव है। यहां ये कंसर्न नहीं है कि ऊपर एक्सटेंसिव है कि नीचे एक्सटेंसिव है, किधर भी हो वो अपना कंसर्न नहीं है, डोंट वरी, मस्त रहिए, सेम रिजल्ट रहेगा हमारे लिए। क्लियर, ध्यान दे। क्या देखते हैं, हाँ जी, एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव है तो रेशियो एक्सटेंसिव होगा, जो ये होगा वही ये होगा। एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव का रेशियो, उस रेशियो सॉरी प्रोडक्ट एक्सटेंसिव ही होगा। दिखाता हूं, परेशान क्यों होते हो। एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव है, उनको जोड़ना है। क्या हम 2 किलोमीटर के अंदर 4 किलोग्राम जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? दोनों की यूनिट सेम नहीं है। एक एक्सटेंसिव है एक इंटेंसिव है, तो इनकी यूनिट सेम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब यूनिट ही सेम नहीं होनी तो ये कभी जुड़ ही नहीं सकते, ये कभी घट ही नहीं सकते। इसका मतलब इनका सम या डिफरेंस किसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को शो कर ही नहीं सकता। नॉट डिफाइंड, क्या कहोगे, नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड। मीनिंग क्लियर। जब यूनिट अलग अलग है तो ना जुड़ सकते ना जोड़ सकते, जब जुड़ ही नहीं सकते तो प्रॉपर्टी आएगी कहां से? मींस ये पॉसिबल ही नहीं है। एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव का सम, सेम यूनिट वाले जुड़ते हैं सेम यूनिट वाले घटते हैं। क्लियर रहेगा। तो जब आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। बेसिक बेसिक रीजनिंग से क्वेश्चंस है जो बनते रहते हैं। ओके भाई, यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो हैंड रेज कर सकता है, वरना हम आगे मूव करें। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेट अच्छे से लिखो, थर्मोडायनामिक फंक्शंस। ध्यान दें, आरपीएससी, यूपीपीएससी में स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं किसी भी स्टेट के, आइदर स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर, ये दो फेवरेट जगह होती है उनकी थर्मो से क्वेश्चन पूछने की। एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से क्वेश्चन पूछता है आपसे, कौन एक्सटेंसिव होगा कौन इंटेंसिव होगा, इनमें से कौन सा वाला नहीं है, कौन सा है, फलाना, जो भी उसकी मर्जी है। और दूसरा इसका क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है वो पूछता है इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, कौन सा स्टेट फंक्शन है। मेरी बात समझ आई? क्लियर मैं क्या कह रहा हूं ना? हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक फंक्शन हम दो तरह के बोलते हैं। एक कौन सा है हमारा, स्टेट फंक्शन, और दूसरा कौन है मेरे लिए, पाथ फंक्शन। एक है मेरे लिए स्टेट फंक्शन और दूसरा है मेरे लिए पाथ फंक्शन। मीनिंग समझना, मजा आएगा। हम ये कहते हैं कि जो आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, जो आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, देखिए जब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की तो हम ये कहते हैं कि स्टेट फंक्शन डेफिनेटिव होते हैं और उनमें चेंज
पाथ ऑफ द प्रोसेस पे निर्भर नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। दोबारा से सुने, वो फंक्शंस जो पाथ ऑफ द प्रोसेस पे निर्भर नहीं करते, उनमें चेंज केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेट फंक्शन। क्या लिखेंगे? हाँ जी, लिखिए। स्टेट फंक्शंस हैव डेफिनेट वैल्यू and their change state functions have definite value and their change do not depends on the path of the process. They depend only initial and final state. दोबारा सुने, स्टेट फंक्शंस हैव डेफिनेट वैल्यू, वो फिक्स वैल्यू रखते हैं, और स्टेट फंक्शन में चेंज मीन्स एंड देयर चेंज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस पे निर्भर नहीं करता, प्रोसेस के पाथ पे निर्भर नहीं करता, एक ही बात है। क्लियर? केवल किस पे निर्भर करता है? दे डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ध्यान से समझे, फिर और डिटेल से इसे समझाता हूं। क्लियर है मेरा सेंटेंस जो मैंने बोला है? हम सिंपली कह सकते हैं वो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो डेफिनेट वैल्यू रखते हैं मिस, और उनमें चेंज प्रोसेस के पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। मींस इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पाथ क्या था, मैं रिवर्सिबल गया था ए से बी स्टेट में या इरिवर्सिबल गया था, मैं थर्मली गया था, एडियाबेटिकली गया था, या कैसे गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो किसी भी पथ से जाओ, स्टेट फंक्शंस में चेंज सेम आएगा, क्योंकि फाइनल स्टेट में उसकी वैल्यू फिक्स है, इनिशियल स्टेट में उसकी वैल्यू फिक्स है। तो उसकी वैल्यू में चेंज क्या आया जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया? फाइनल की वैल्यू माइनस इनिशियल की वैल्यू। अब तुम यूं गए हो, सीधे गए हो, या यूं घूम के गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाता हूं और डिटेल से। हम कहते हैं एग्जाम्पल पूछते हैं, इनको ध्यान रखना। G H A E T P V S। हमारी थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली ये 8 ही स्टेट फंक्शन है जो आपकी पूरी दुनिया चलाएंगे थर्मोडायनामिक्स की, और कोई होते होंगे, हमारे काम के नहीं है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और हेमोल्ज फ्री एनर्जी। ए वर्क फंक्शन भी बोलते हैं और हेमोल्ज फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, मींस ध्यान से देखो, ये हमारे स्टेट फंक्शंस है। तो हम ये कह रहे हैं, सपोज कीजिए ये स्टेट फर्स्ट है, ये स्टेट सेकंड है। अब स्टेट ए, कोई सिस्टम है अपनी एक स्टेट फर्स्ट से
स्टेट सेकंड में डायरेक्ट जा रहा है या इस रास्ते से जा रहा है, ये कोई अदर प्रोसेस है, या ये इस रास्ते से जा रहा है, ये कोई और प्रोसेस है। तो मैंने 3 डिफरेंट पाथ लिखे हैं, फर्स्ट पाथ, सेकंड पार्ट और थर्ड पाथ। हो सकता है ये आइसोथर्मल हो सकता है ये कोई है, हो सकता है, अभी मेरा ये सेंस नहीं है कि साहब इनके नाम क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सेंस ये है कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इन प्रॉपर्टीज में चेंज समान होगा, चाहे फर्स्ट से सेकंड स्टेट में जाने का रास्ता कोई भी हो। क्लियर है दिमाग में क्या कहा है मैंने? जरा ध्यान से सुने। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि डेल्टा जी फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा जी सेकेंड इज इक्वल टू डेल्टा जी थर्ड। पहले प्रोसेस के दौरान फ्री एनर्जी में चेंज उतना ही आएगा जो सेकंड प्रोसेस में आया, जो थर्ड प्रोसेस में आया, क्योंकि तीनों प्रोसेस की इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है। तो स्टेट फंक्शंस में चेंज का मान तीनों में समान आएगा। मींस यहां पर अगर वॉल्यूम V1 है, यहां वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम में चेंज तो डेल्टा V कहलाएगा भाई, V2 माइनस V1। अब इस प्रोसेस से गया, इससे गया या इससे गया, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है? मैं साफ कह सकता हूं कि डेल्टा एस फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा एस सेकेंड इज इक्वल टू डेल्टा एस थर्ड। सिर्फ जी और एस ही नहीं, इनमें से किसी को भी लिख सकते हो आप इस तरीके से। क्यों? जिनमें चेंज की बात कर रहे हो वो स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन इस बात पे निर्भर ही नहीं करते कि आपका पाथ क्या था। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो 100% आपकी स्टेट फंक्शन में चेंज का मान समान होगा। अब ये तो बातें हैं, प्रैक्टिकल क्या, ये जरूरत पड़ेगी कहां पर को, इस चीज की जरूरत पड़ेगी पूरे चैप्टर में। ध्यान करो, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे होंगे 2-4 दिन बाद तो पढ़ेंगी, तो हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब हम ये प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट भी करते हैं, वहां पर उनके फॉर्मूले भी लिखते हैं कि साहब इस आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए W का फॉर्मूला फलाना होगा, डेल्टा G का फॉर्मूला फलाना होगा, डेल्टा S के लिए फॉर्मूला फलाना होगा, लाइक। फिर हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। और अक्सर क्या कर जाते हैं, W पढ़ के रह जाते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, क्योंकि फॉर्मूला -P एक्सटर्नल डेल्टा V और फ्री एक्सपेंशन के आसपास अपनी रामायण गाते हैं और उसके बाद अगले चैप्टर पे चलते बनते, ध्यान ही नहीं देते। अब कल को आपसे कोई पूछ ले कि साहब रिवर्सिबल के फॉर्मूले तो हर चीज के आपने लिखे और ये थे, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो बताओ साहब एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ साहब डेल्टा G का फॉर्मूला वहां क्या होगा, डेल्टा A का फॉर्मूला वहां क्या होगा। मेरा क्वेश्चन समझ आया? हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इस बात का फर्क ही कहां पड़ा कि तुम आइसोथर्मल थे, एडियाबैटिक थे या कौन से थे। एक स्टेट ए से दूसरी स्टेट बी, अगर मैं सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पर 2 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पहुंच सकता हूं, तो मैं दोनों प्रोसेस के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आनी है ना। पर मस्ट कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना, सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक 2 अलग अलग रास्ते से पहुंच रहे हो। आप सेम इनिशियल स्टेट से चलो, स्टेट बी तक पहुंचे एक रास्ते से, दूसरे रास्ते से सेम बी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो फिर बात नहीं हो रही है। मस्ट क्या है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट 2 अलग अलग प्रोसेस से सेम अचीव होती हो। इनिशियल तो हो जाएगी क्योंकि हम लेते हैं, हम वही लेंगे दोनों प्रोसेस में। मस्ट क्या है, क्या हम फाइनल स्टेट सेम पहुंच पाएंगे, आइसोथर्मल में पहुंच पाते हैं। इसलिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम हम सेम फॉर्मूले से निकालते हैं। जो सिस्टम के लिए रिवर्सिबल में लगाएंगे वही सिस्टम के लिए कहां लगाएंगे, इरिवर्सिबल में। आगे पढ़ेंगे डिटेल से, तो मैं उन मुद्दों को उठा रहा हूं, पर इस चीज जगह पे रीजनिंग आ जाती है आपके। क्लियर है?
लेआउट क्लियर जो मैं बोल रहा हूं? आइए अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन में। दो बातें की मैंने, एक बात क्या की, होते क्या है, दूसरी बात की कौन है, और तीसरी बात क्या है, इनकी खासियत क्या है। अब यही चीज मैं किस पे बात करूं? पाथ फंक्शन में हम क्या कहेंगे? डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस। यहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस। यहां पे सीधे क्या लिखोगे? डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस। तो वो थर्मोडायनामिक फंक्शन प्रॉपर्टीज जो पाथ ऑफ द प्रोसेस पे निर्भर करती है क्या कहलाती है? पाथ फंक्शन कहलाते हैं। मींस इस बात का फर्क पड़ता है कि स्टेट ए से स्टेट बी में आप गए तो कौन से पाथ से गए। अगर आपके पाथ अलग अलग है तो पाथ फंक्शन के मान समान नहीं आएंगे। ओके, दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जांपल, हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी, क्या है तुम्हारे? पाथ फंक्शन है। इस बात पे फर्क पड़ता है कि पाथ ऑफ द प्रोसेस क्या है। देखिए मैं समझाता हूं। हम ये कह रहे हैं, इसी चीज को ले लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, ये तीन अलग अलग पाथ है। स्टेट ए से स्टेट बी में गया तो ए से बी में जाते समय एंट्रोपी चेंज क्या है? डेल्टा एस। तो फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की डेल्टा एस सेम आई। लेकिन तीनों पाथ से अगर मैं किसकी बात करूं? हीट, प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज हुआ अमाउंट ऑफ हीट, अगर उसको मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं तो मैं कहूंगा फर्स्ट पाथ का क्यू नॉट इक्वल टू सेकंड पाथ का क्यू नॉट इक्वल टू, हाँ जी, थर्ड पाथ का क्यू। क्योंकि क्यू पाथ फंक्शन है। अगर पाथ अलग अलग है, अरे आसान करता हूं यार, रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क बचपन पूरा निकल गया थर्मोडायनामिक्स का ये पढ़ते हुए। पीवी डायग्राम बनाते हैं, रिवर्सिबल में कवर्ड एरिया ज्यादा आता है, इरिवर्सिबल में चौकोर सा आएगा। क्या कहते हैं? डब्ल्यू रिवर्सिबल ज्यादा होता है बजाय किसके? डब्ल्यू इरिवर्सिबल के। एक्सपेंशन में आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराऊं और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कराऊं, क्या किया गया कार्य समान आएगा? नो। मैं भी तो यही कह रहा हूं, दो अलग अलग बात हो गई, एक रिवर्सिबल वाला हो गया, दूसरा क्या हो गया? इरिवर्सिबल। अब मैं कहूं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया, दूसरा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया, वर्क अलग होंगे। मीनिंग समझ आ रहा है? सिंपल। अगर पाथ फंक्शन है तो अलग अलग प्रोसेस के लिए उनका मान समान हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। समानतः क्या रहेगा? नॉट इक्वल ही आएगा। अगर मैं इनिशियल फाइनल स्टेट सेम ले रहा हूं तो सवाल ही नहीं उठता कि सेम आए, आ ही नहीं सकता। मस्त रहो। ओके, सेम चीज मैं क्या कह सकता हूं? W फर्स्ट नॉट इक्वल टू W सेकेंड नॉट इक्वल टू W थर्ड। तो ये रिश्ते बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना है। स्टेट फंक्शन है तो चेंज इक्वल की कैटेगरी में आएंगे हर पथ के लिए, और पाथ फंक्शन है तो पाथ फंक्शन में चेंज नहीं होता है, अमाउंट होता है। इस प्रोसेस के दौरान कितनी हीट एक्सचेंज हुई, कितना कार्य हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क। पाथ फंक्शन में कभी भी चेंज की बात नहीं करते हैं अपन। आगे आ रहा हूं मैं, अभी समझा रहा हूं। जबकि यहां हमेशा किसकी बात करेंगे? स्टेट फंक्शन में। स्टेट फंक्शन में चेंज की बात करते हैं, पाथ फंक्शन में अमाउंट की बात करते हैं अपन। कितना वर्क हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क, कितनी हीट एक्सचेंज हुई, अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर सेंटेंस किस तरह से सोचेंगे इसको? बहुत आसान है, कंपेरिजन क्लियर दिमाग में। तो सबसे पहले वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये जनाब स्टेट पे डिपेंड करते हैं। यहां पर स्टेट सेम है, इनिशियल फाइनल, तो इनकी वैल्यूज में जो चेंज है उसका मान समान आएगा चाहे पाथ कोई सा भी हो, जबकि वहां पर ऐसा सही नहीं है। अगला पॉइंट इन्हीं डिफरेंस में बता रहा हूं, ध्यान देना। स्टेट फंक्शन जो होते हैं, स्टेट फंक्शन, उसका जो डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल को मैं हिंदी में अवकलन बोलेंगे, उनका जो अवकलन होता है मींस डिफरेंशियल, वो एग्जैक्ट होता है। जबकि पाथ फंक्शन का जो अवकलन होता है वो इनएग्जैक्ट होता है। अब एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट में फर्क क्या है वो समझाता हूं। सपोज करो x मेरा स्टेट फंक्शन है
तो उसका डिफरेंशियल क्या लिखूंगा, dx। dx एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। x मेरा पाथ फंक्शन है, तो उसका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को भी मैं क्या लिखूंगा, dx। पर यहां dx क्या कहलाएगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर x मेरा पाथ है तो। फर्क क्या है मैं बताता हूं। जो स्टेट फंक्शन होते हैं इनका जो डिफरेंशियल होता है, x क्या है, स्टेट फंक्शन, तो इसके डिफरेंशियल को हम जब इंटीग्रेट करेंगे, मींस इनका जो समाकलन किया जाता है वो विद लिमिट किया जाता है। ध्यान देना, स्टेट फंक्शंस में जो इंटीग्रेशन होता है, एक्चुअली स्टेट फंक्शन में जो डिफरेंशियल होगा dx, चेंज की जो बात करते हैं ना अपन, उसको बोल रहा हूं मैं, डिफरेंशियल उसका। और डिफरेंशियल को मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल शब्द दे रहा हूं, आपको शब्दों पे जोर नहीं देना। आप तो इतना पढ़ो सिर्फ कि अगर स्टेट फंक्शन है x, तो dx का जो इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, वो लिमिट के साथ होगा, मींस x1 से x2, अवस्था पे निर्भर करता है भाई। x स्टेट फंक्शन है तो x1 से x2 क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 डेल्टा x। बात समझ आई क्या कहा। अगर स्टेट फंक्शन है तो जब भी उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद लिमिट करेंगे, x1 से x2। डन है मेरी बात। हम क्या करते हैं, और उसके इंटीग्रेशन को क्या लिखोगे आप, हाँ जी, डेल्टा x। मींस अगर dh है, एग्जांपल देखो, dh, h क्या है, एंथैल्पी, तो h1 से h2 क्या कह दूंगा, h2 माइनस h1 डेल्टा h। dt है टेम्परेचर, तो T1 से T2 क्या लिखते हो आप, डेल्टा T। क्यों लिखते हो, T2 माइनस T1। लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन होता है इनका। जबकि ध्यान दें, अगर x मेरा पाथ फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट होता है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, स्टेट फंक्शन का समाकलन विद लिमिट होता है, जबकि पाथ फंक्शन का समाकलन कैसे होता है, विदाउट लिमिट। तो dx का इंटीग्रेशन करूंगा विदाउट लिमिट, तो क्या आएगा, x। dx का क्या आएगा, x। एग्जांपल से समझाता हूं। हमने कहा dw, w क्या है, पाथ फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट होगा। विदाउट लिमिट होगा तो dw का क्या आएगा, w। w1 से w2 मत लिख देना, डेल्टा w, नोबेल प्राइज मिलेगा ऑन स्पॉट। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा उसे चेक करें वो पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है। अगर पाथ फंक्शन है तो विदाउट लिमिट करना है, dw का w लिखोगे, जबकि ये है तो विद लिमिट करेंगे, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। क्यों, उसमें चेंज तो निर्भर इस पे करता है कि प्रारंभिक अवस्था क्या थी, अंतिम अवस्था क्या है आपकी। क्लियर रहेगा दिमाग के अंदर, काम की चीज है, बहुत काम आएगी अपने। हम इन्हीं चीजों में गलतियां करते हैं और थर्मो का गोला बना लेते हैं 11th-12th बेस्ड पर, जबकि ये बेसिक चीजें, इसमें कोई मैथमेटिक्स या रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम पढ़ना नहीं चाहते, मस्त रहो, पर बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। तभी थर्मो बहुत छोटी सी लगेगी, बहुत सिंपल सा लगेगा, कुछ था ही नहीं, बेवजह हुआ बन रहा था दिमाग के अंदर। आओ जरा, मीनिंग क्लियर मैंने क्या कहा। दूसरी चीज ध्यान देना, अब अपनी भाषा में पढ़े, बायोलॉजी वाले हम ज्यादातर। dx, अगर x स्टेट फंक्शन तो dx चेंज को बता रहा है, x में चेंज को बताता है dx मेरे लिए। जबकि dx अगर x पाथ फंक्शन है तो ये dx चेंज को नहीं बता रहा, स्मॉल अमाउंट ऑफ x को बता रहा है। नहीं समझे, मैं बताता हूं। अगर मैं कहता हूं dh तो चेंज इन एंथैल्पी तो है ही, पर मैं कहूं dw तो क्या कहोगे, चेंज इन वर्क। नो, क्या कहेंगे अपन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। और W पूरे प्रोसेस के दौरान जो वर्क हुआ। मीनिंग क्लियर, मैं समझाता हूं। देखो, ज्यादातर हम रिवर्सिबल वर्क करते हैं और फलाने करते हैं, और रिवर्सिबल वर्क आगे चल के पढ़ेंगे कि हाइपोथेटिकल प्रोसेस है पूरा की पूरा, इनफाइनाइट समय लेता है कंप्लीट होने में। मीन्स हमारी कई पुश्तें गुजर जाएंगी पर वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा, इतना समय लगना है। तो हम करते ही नहीं, लेबोरेटरी में होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, इतना समय लेता है। पूरा कैसा है, हाइपोथेटिकल है। तो हम क्या करते हैं, एक हल्का सा प्रोसीड करते हैं, निन्ना सा हल्का, जैसे एक्सपेंशन करा रहा हूं गैस का, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब बहुत स्लोली, बहुत माइन्यूट सा, इनफाइनाइटली वॉल्यूम चेंज किया मैंने,
निन्ना सा वॉल्यूम बदला, एक्सपेंशन होगा जी। उस दौरान एंथैल्पी में चेंज कितना आया जी, मैं किससे कहूंगा, DH। तो स्मॉल चेंज के लिए, जब स्मॉल हल्का सा प्रोसेस करते हो, उस दौरान जो प्रॉपर्टी में चेंज आया उसके लिए मैं D लगा रहा हूं। पर इस दौरान कार्य भी तो हुआ होगा, तो उस कार्य को मैं क्या लिख रहा हूं, DW। W कार्य है, पाथ फंक्शन है, इसलिए DW अमाउंट को बताएगा, वो निन्ना सा प्रोसेस के दौरान कितना कार्य किया, DW। इस दौरान कितनी हीट एक्सचेंज हुई, DQ। इस दौरान टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, DT। तो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, इसलिए DT चेंज शब्द के लिए यूज होगा, जबकि वहां अमाउंट शब्द के लिए होगा। किसी को कोई डाउट इस चीज में? लेआउट क्लियर? ओके है, लेआउट क्लियर है। चलिए ध्यान दें, क्या कह रहा हूं, मेरे दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं अपने दिमाग में, कि हम कभी भी W या Q के आगे डेल्टा नहीं लगा सकते। जिस दिन लगा दिया उस दिन वो लाल रंग का होकर गोला बन के आएगा नंबरों के नाम पर। भूल के भी डेल्टा W या डेल्टा Q नहीं लिखना है। लेकिन स्टेट फंक्शन है, 8 लिखे थे पीछे, G, H, A, E, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी। सब में जब इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट्स होता है, सबके आगे डेल्टा S लग सकता है। डेल्टा S, डेल्टा V, डेल्टा T, डेल्टा P, डेल्टा G, डेल्टा A, डेल्टा H, डेल्टा E, समझ रहे होंगे। लेकिन इधर लगाया तो वो हमारी थर्मोडायनामिक्स का आखिरी दिन होगा। ओके भाई, चलिए क्लियर, दोनों पॉइंट्स क्लियर है यहां तक। अब एक चीज और, स्टेट फंक्शन की एक और खासियत होती है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं 12th बेस के, काम आएंगे आपके, और वो क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल। नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरा प्रोसेस साइक्लिक है, साइक्लिक प्रोसेस कौन से होते हैं, प्रारंभिक अवस्था से चले, किसी दूसरी अवस्था में गए, फिर तीसरे में गए, फिर चौथी में गए, और फाइनली प्रारंभिक में आके लौट आए, साइक्लिक प्रोसेस कहलाते हैं। जो इनिशियल स्टेट से चलते हैं, किसी अनदर स्टेट में जाते हैं, और उसके बाद पुनः फाइनली अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। कार्नोट साइकिल, कोई सी भी साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस, जहां से चले फाइनली वहीं आ जाते हैं। तो भाई ये भी तो एक प्रोसेस हुआ है, तो इस प्रोसेस के दौरान भी तो प्रॉपर्टियों में चेंज आएगा अगर स्टेट फंक्शन है तो। और पाथ फंक्शन तो इस दौरान कुछ कार्य तो किया होगा, इस दौरान कुछ हीट तो एक्सचेंज हुई होगी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे ना हम साइक्लिक प्रोसेस में, तो हम कह रहे हैं साइक्लिक इंटीग्रल। ऐसे दिखाते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तुम्हें पता है साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, तो यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, जैसे H1 से H1। तो ऐसे दिखाओ, या सीधा क्या करो, घूम के वहीं आ गया, साइक्लिक इंटीग्रल का निशान होता है। तो अगर स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है। साइक्लिक इंटीग्रल विल बी 0। कहने का मतलब है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, मींस इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो स्टेट फंक्शंस में जो चेंज आएगा, नेट चेंज आता है, वो क्या होता है, 0 होता है। जहां से चला वहीं आ गया, तो उसमें चेंज कहां हुआ, शुरू में चला टेम्परेचर T1 था, फाइनली वापस वहीं आ गया जहां से चला, तो इनिशियल टेम्परेचर भी T1, फाइनल टेम्परेचर भी T1, तो डेल्टा T क्या आएगा, 0 ही आएगा भाई। मीनिंग समझ आया साइक्लिक इंटीग्रल से क्या मतलब है? आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, साइक्लिक प्रोसेसों के लिए इनमें जो नेट चेंज आता है वो 0 होता है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम होती है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल में कोई तुमसे पूछे डेल्टा T क्या होगा, 0। डेल्टा H क्या होगा, 0। डेल्टा E क्या होगा, 0। डेल्टा S क्या होगा, 0। मस्त रहो। क्यों? इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है वहां, सेम। रास्ते में बदला होगा, पर हमें तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से मतलब है। अगर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है तो उसमें परिवर्तन का मान 0 होगा, बशर्ते क्या हो, वो स्टेट फंक्शन। ओके, आइए, जबकि यहां पर क्या कहेंगे, जनरली नॉट 0 मीन्स, नहीं समझे भाई? मुझे एक बात बताओ, कार्नोट साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है, पीवी डायग्राम बनाते हैं अपन, तो हम क्या कहते हैं, इस दौरान टेम्परेचर में कितना चेंज आया, 0, डेल्टा T 0। क्यों? जहां से चला वहीं से आ गया, T स्टेट फंक्शन है। लेकिन क्या इस दौरान कार्य 0 हुआ? नो।
बात क्लियर? क्या इस दौरान हीट एक्सचेंज नहीं हुई? न्यूमेरिकली ही आता है। 1000 किलो जूल हीट दी थी कार्नोट इंजन को, 300 किलो जूल वापस लौटा दी, तो बताओ कार्य कितना किया, कितनी एफिशिएंसी आई? कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में ये जीरो नहीं आता, जबकि ये क्या आता है? जीरो। इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है आपसे? एक ही जगह से क्वेश्चन बनता है, फॉलोइंग में से कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्या बनता है, जो मैंने डायग्राम से समझाया, एक स्टेट से दो स्टेट पे दो अलग अलग रास्ते से एरो लगा रहा होगा, एक के नीचे फर्स्ट एक के नीचे सेकंड कह देगा, और फिर कहेगा बताओ निम्न में से कौन सही है। डेल्टा जी फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा जी सेकेंड, क्यू फर्स्ट इज इक्वल टू क्यू सेकेंड, डब्ल्यू फर्स्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू सेकेंड, डेल्टा टी फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा टी सेकेंड। इस तरह से करके दे देगा। एक सही बोला तो तीन मुझे जानबूझ के गलत बोलने पड़े ना। क्लियर है? क्या देखोगे आप? स्टेट फंक्शन है तो दोनों प्रोसेस का सेम कहलाएगा, इक्वल ही आएगा डेल्टा, और पाथ फंक्शन है तो नॉट इक्वल आएगा। क्वेश्चन की रीजनिंग क्लियर? तीसरी चीज क्या पूछ सकता है? पूछता नहीं है, पर मैं जो बोल रहा हूं ये चीजें आगे हमारे काम आएंगी जब हम टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ रहे होंगे कि हमें कब डी एक्स लिखते हैं, डी टी लिखते हैं, कब डेल्टा टी लिखते हैं, डी डब्ल्यू से क्या मतलब है और डब्ल्यू से क्या मतलब है। डी डब्ल्यू या डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को बोलता है, ना कि इनमें चेंज की बात करता है। जबकि डी टी और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, जब प्रोसेस हल्का सा प्रोसीड किया था, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, जब प्रोसेस में अपनी इनिशियल अवस्था से फाइनल अवस्था में ले गया। मीनिंग क्लियर? लेआउट क्लियर? यहां तक किसी को कोई इश्यू हो तो मुझे क्वेरी कर सकता है, मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूं। देखिए हल्का सा कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में, साइक्लिक रूल फॉलोइंग में से कौन है, या साइक्लिक रूल के लिए कौन सा रिलेशन सही है, इस टाइप से। हम ये कहते हैं, जरा समझना शब्द को, यदि z एक फंक्शन है किसका? x और y का। z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अपनी भाषा में पढ़ते रहे, ये तो झाड़ ली। हम कह रहे हैं z कोई स्टेट फंक्शन है और ये x और y पे डिपेंड करता है। x और y भी स्टेट वेरिएबल ही है, स्टेट फंक्शन ही अपनी। जैसे PV इज इक्वल टू NRT होता है अपना फॉर्मूला, एक मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। तो R तो बेचारा कांस्टेंट है, भगाओ तो थे तो भागो, तो रहेगा कौन वेरिएबल? तीन रह गए, PV और T। तो मैं कह सकता हूं P इज द फंक्शन ऑफ V एंड T। P V और T पे डिपेंड करता है, इनमें से किसी को भी वेरी करो P बदलेगा। समझे डिपेंडेंसी क्या है? वही चीज लिखी है मैंने अपने दिमाग में, एक को P बोल लो, एक को V बोल लो, एक को T बोल लो। क्लियर है? क्या है? Z एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? दो स्टेट वेरिएबल्स पे। अपनी भाषा में फंक्शन ही है वो भी बेचारे, x और y पे निर्भर करता है। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल, साइक्लिक रूल के अनुसार, अब देखो साइक्लिक रूल के लिए मैं एक रिश्ता बनाता हूं, x y z, यूं लिख लिया करो दिमाग में, एक गोला x के बाद y, y के बाद z। तो हम ये कहते हैं x का डिफरेंशिएशन किसके साथ? y के साथ। dx अपॉन dy का मतलब है d बाई dy, ये तो डिफरेंशिएशन है, d बाई dx बोलते हैं अपन डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह से d अपॉन dy किसका कर रहा हूं? x का। मींस x का डिफरेंशिएशन किसके साथ? y के साथ, कांस्टेंट z। x का डिफरेंशिएशन किसके साथ किया है? y के साथ। कांस्टेंट किसको लोगे? z को, इनटू अब y का करो, y का डिफरेंशिएशन किससे? z से। कांस्टेंट किसको लोगे? x को, जो बच गया उसे कांस्टेंट। तो x का डिफरेंशिएशन किया y से तो z कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं z से तो x कांस्टेंट। अब z का डिफरेंशिएशन करूंगा किससे? x से। तो कांस्टेंट कौन लेना पड़ेगा? y। साइक्लिक रूल के अनुसार इन तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स का मल्टीपल -1 होता है।
इसी को साइक्लिक रूल कहते हैं। ऐसा बना के दिमाग में सेट कर लोगे, साइक्लिक रूल आ जाए, 3 लोग ऐसे मिलेंगे इज इक्वल टू -1। अब ध्यान से सुनो, अब दिमाग में आ रहा होगा x के बाद y आना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने तो एक लहर बोला है x y z। तुम x z y भी तो कर सकते थे, x का z के साथ कांस्टेंट y पे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि x के नीचे y आए। आप x के नीचे z लो, y को बाहर कर दो, बस सावधानी क्या रखनी है, तीनों एक एक बार आने चाहिए। ऊपर देखो गौर से, x y z, नीचे भी तीनों एक एक बार आने चाहिए और बाहर भी तीनों एक एक बार आने चाहिए। और किसी भी डब्बे को देखो तो तीनों दिखने चाहिए। वो कोई रूल नहीं है कि x के बाद नीचे y और बाहर z। मेरी भले से तो यहां पर y लिख दो, यहां पर x लिख दो और फिर y का x के साथ कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्ट क्या है, तीनों का आना चाहिए डिफरेंशिएशन, तीनों के साथ आना चाहिए बारी बारी से, कोई किसी का भी हो सकता है साथी। ओके है, लेआउट क्लियर? मैंने क्या बोला, बस सावधानी क्या है, ट्रिक क्या है, तीनों बारी बारी से दिखेंगे हर डब्बे में, कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। पता चला डेल वाई डेल जेड और यहां वाई लगा दिया, अब गलत हो गया। तीनों दिखने चाहिए हर डेरिवेटिव में, ऊपर भी तीनों दिखने चाहिए, अपॉन में भी तीनों दिखने चाहिए, बाहर भी तीनों दिखने चाहिए, इंडिविजुअली भी देखूं तो तीनों दिखने चाहिए हर एक में, इज इक्वल टू -1। तरीका समझ आ गया, लेआउट क्लियर? अब जरूरी थोड़ी एक्स वाई जेड के लिए पूछे तुमसे, आइडल गैस का ले सकता है, पीवी इज इक्वल टू आरटी के लिए साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग रिश्ता कौन सा सही है? तो ये 3 एक्स वाई जेड की जगह कौन 3 शब्द होंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बना सकते हो अपने मन में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक तरफ P लिख लो, एक तरफ V लिख लो, एक तरफ T लिख लो, बनाते जाओ अपने दिमाग से। और तुम क्यों बना रहे हो, जरूरी थोड़ी कि एग्जामिनर P, T और V बना के लिखे, P, V और T बना के भी तो कर सकता है। तुमने तो एक ही चीज देखनी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों ऊपर दिखने चाहिए, तीनों ही अपॉन में दिखने चाहिए, और हर डब्बे को देखूं तो तीनों लोग दिखने चाहिए हर एक में, अपने आप इज इक्वल टू -1। डन? आइए ओके, आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप, और अपने लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा उसे समझिए। हेडिंग डालिए, यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है मेरे ख्याल में। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो भी बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसे बोलते हैं हम प्रोसेस। हेडिंग डालिए, प्रोसेस। क्या बोलते हैं मेरे ख्याल में? प्रक्रम। सही कह रहे हैं भाई, प्रोसेस। अब जरा समझना बात को, हम कहते हैं किसी सिस्टम को, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं, उसकी एक स्टेट से सिस्टम को डिफाइन करने वाले वेरिएबल्स अगर समय के साथ नहीं बदल रहे हैं तो वो सिस्टम की स्टेट कहलाएगी। दूसरी स्टेट में ले जाऊं, कैसे ले जाते हैं? स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल में से एक को भी चेंज कर दिया तो अब सिस्टम कहां चला गया? दूसरी स्टेट में। अब तक जो पढ़ा उसका सार बोल दिया मैंने आपको। किसी सिस्टम को अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना ही प्रक्रम कहलाता है। प्रोसीडिंग ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। किसी तंत्र को अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाना प्रक्रम कहलाता है। विक्रम कहलाता है नहीं बोल रहा हूं, प्रक्रम कहलाता है। क्लियर रहेगी मेरी बात? डन है? किस तरह सोचेंगे? डेफिनेशन लिखे, लिखिए। क्या लिखोगे? ऑफ ए सिस्टम from one state to another state
इज कॉल्ड प्रोसेस। किसी तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाना प्रक्रम कहलाता है। ओके, हम ये कह रहे हैं स्टेट ए से हम कहां जा रहे हैं, स्टेट बी। स्टेट ए टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। स्टेट बी T2, P2, V2। जरूरी नहीं है कि तीनों ही बदले, एक भी बदला, स्टेट को यही डिफाइन कर रहे हैं, इनमें से एक भी बदला तो स्टेट बदल जाएगी। यहां तो मैंने तीनों बदल दिए, T2, V2, P2। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस। क्लियर? अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए तो इस दौरान हमने क्या परिस्थितियां ली, क्या कंडीशंस लगाई, इसके आधार पर प्रोसेस को हम कई प्रकार में बांटेंगे। क्या कहोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस मींस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। आइसो बारिक प्रोसेस मींस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रखा। आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान आयतन कांस्टेंट रखा। एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस हीट एक्सचेंज नहीं होने दी। साइक्लिक प्रोसेस, जहां से चला फाइनली वहीं वापस आ गया, साइक्लिक प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जब प्रोसेस आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले कहना चाहिए परिभाषा क्या है, और फिर प्रोसेस के टाइप्स क्या है। बेसिक टाइप 4 ही हैं, फिर हम आजकल रोज नए प्रोसेस बनाते हैं, आइसोएंथैल्पिक, आइसोएंट्रोपिक, फलाना और फलाना और फलाना। बेस प्रोसेस 4 है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक मींस समतापी, समदाबी, समायतनी, रुद्धोष्म। अब ये दोनों तीनों मिलके चक्रीय प्रक्रम बना लेते हैं। यहां से यहाँ आइसोथर्मल ले गया, फिर कुछ एडियाबैटिकल ले गया, फिर घूम घाम के फाइनली वापस अपनी अवस्था में आ जाए साइक्लिक। मींस इन्हीं से मिलके साइक्लिक बनता है। अलग से कोई साइकिल एक ही स्टेप नहीं है कि ए से बी में गया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। आगे परिभाषा में समझाऊंगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। डन है? आइए, तो जैसे ही ये चीज दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, टाइप ऑफ प्रोसेस। क्लियर है? तो कौन कौन से? आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसो बारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ओके जी। समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। ओके, आइए जरा मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान दें। आइसोथर्मल प्रोसेस हम कहेंगे T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान से समझे, आइसोथर्मल प्रोसेस हम क्या कहेंगे, T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, बात रहेगी दिमाग में। आइसोबारिक प्रोसेस आप क्या कहते हो, P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ध्यान देना भी। आइसोकोरिक प्रोसेस आप क्या कहते हो, हाँ जी,
V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रोसेस के दौरान आयतन में परिवर्तन नहीं आता, प्रोसेस के दौरान दाब में परिवर्तन नहीं आता, प्रोसेस के दौरान ताप में परिवर्तन नहीं आता। मींस इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में चेंज 0 होगा, प्रोसेस के दौरान दाब में परिवर्तन 0 होगा, प्रोसेस के दौरान आयतन में परिवर्तन 0 होगा। कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये सब होंगे। ओके, अब मेन मुद्दा क्या है जरा उसे समझिए। हम ये कहते हैं कि आइसोथर्मल T कांस्टेंट या dt 0, आइसोबारिक P कांस्टेंट dP 0, आइसोकोरिक V कांस्टेंट या dV 0। अब बात करता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस। अक्सर राइटर क्या करता है उसी भावना में, आइडियाबैटिक पता है हीट का मामला आएगा तो क्या लिख जाता है Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और dQ 0। ना ना, बिल्कुल ना। आइडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन बोलो ना। आइसोकोरिक तो साफ कह रहा है कि प्रक्रम के दौरान आयतन कांस्टेंट रहेगा, मींस बदलेगा नहीं, तो आयतन कांस्टेंट और आयतन में परिवर्तन 0। लेकिन आइडियाबैटिक प्रोसेस की तो परिभाषा ही ये कहती है कि ड्यूरिंग प्रोसेस हीट एक्सचेंज नहीं होगी। क्या है रुद्धोष्म प्रक्रम, क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस? डेफिनेशन ही क्या है? प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तंत्र और परिवेश के मध्य। किसमें? रुद्धोष्म प्रक्रम में। रुद्धोष्म प्रक्रम की तो कहानी किस पर जुड़ी हुई है? देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज हुई है इस प्रोसेस में कितनी होगी भैया? 0। तो मेरे लिए Q भी 0 और मेरे लिए dQ भी 0। ध्यान दें, यहां पर dQ क्या है? जब आपने प्रोसेस हल्का सा प्रोसीड किया था, निन्ना सा चलाया, उस दौरान कितनी हीट एक्सचेंज हुई, उसे dQ कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट। 0 हुई नहीं। और जब आपने अपना रुद्धोष्म प्रक्रम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले गए, उस दौरान कितनी हीट एक्सचेंज होगी? इनिशियल से फाइनल जाते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने जनाब का इंटीग्रेशन किया, चूंकि पाथ फंक्शन था इसलिए लिमिट नहीं लगाई, तो dQ का इंटीग्रेशन क्या होता है? Q। अमाउंट तो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल प्रोसेस के दौरान कितनी हीट एक्सचेंज हुई उसको Q बोलते हैं। निन्नो से प्रोसीड करो, वह दौरान कितना हीट एक्सचेंज हुआ उसे हम dQ बोलते हैं। आप इसे ऐसे समझो, जबकि यहां अलग मीनिंग है। यह पाथ फंक्शन नहीं है। क्लियर? यहां सिर्फ मैंने क्या बताया है, जब मैंने प्रोसेस को निन्ना सा प्रोसीड किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया उसे dV बोला है, चेंज इन वॉल्यूम। ओवरऑल प्रोसेस कराता तो उसको V थोड़ी बोलूंगा, उसको तो मैं डेल्टा V बोलूंगा, डेल्टा V 0। ओवरऑल प्रोसेस के दौरान कितना आयतन परिवर्तन हुआ? V इसकी तरह नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हम ऐसी गलती कर जाते हैं छोटी छोटी। सावधान रहोगे आप, ध्यान रहेगा। Q कांस्टेंट नहीं, Q इज इक्वल टू 0, dQ 0, क्योंकि यहां दोनों ही अमाउंट को बता रहे हैं, जबकि यहां पर वो बातें नहीं है। यहां अमाउंट को थोड़ी बताते हैं, वो तो स्टेट फंक्शन है जिनकी यहां से पहले बात की है। समझ गए? अब कई बार क्या होता है, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम मुंह से तो बोल दिया, अब बचाव तो करना ही है अपना, तो हम कई बार बोल देते हैं 0 भी तो कांस्टेंट ही होता है इसलिए Q कांस्टेंट। पागल है क्या? क्लियर? ऐसे नहीं, ये अच्छी चीजें नहीं है कि साहब 0 कांस्टेंट होता है इसलिए हमने लिखा है। ऐसे नहीं लिखा, हमने चिड़िया उड़, कबूतर उड़ के चक्कर में इसको उड़ा दिया, उसके आगे भी Q इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया, dQ 0 लिख दिया। क्लियर? नहीं, लिखना नहीं है, हम इंप्रूव करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में अपन ने क्या कहा है जरा ध्यान से समझो। कोई सिस्टम अपनी एक स्टेट से चलता है और फाइनली अपनी उसी अवस्था में, इनिशियल स्टेट में वापस लौट आता है। इस दौरान कम से कम
एक मध्यवर्ती अवस्था से गुजरेगा, मीन्स ए से बी में जाए और बी से फिर वापस ए में आ जाए तो भी साइक्लिक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए से बी में जाए, बी से सी में जाए, सी से फिर डी में जाए और फिर डी से वापस ए में आए तभी साइकिल है। साइकिल चला तो सही। अरे अखिलेश यादव थोड़ी है कि चलाना जरूरी है। डन है। परिभाषा क्या कहती है? कोई तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से चल के पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए और इस दौरान कम से कम एक मध्यवर्ती अवस्था से गुजरे तो मेरा तंत्र साइक्लिक है। कम से कम एक मध्यवर्ती अवस्था, ज्यादा से गुजरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ए से बी में जा, बी से सी अवस्था में जा, सी से फिर ए में आ जा, सी से डी में चला जा, फिर आ जाना या और कहीं घूम के आ जाना, कोई इश्यू नहीं है। ज्यादा में कितनी व्यवस्थाओं में जाओ ओके है। एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए कम से कम 2 प्रोसेस की जरूरत होती है। ए से बी में जाना एक प्रोसेस हो गया और बी से पुनः ए में आना एक और प्रोसेस हो गया। एक एक्सपेंशन है तो दूसरा कंप्रेशन हो सकता है। वापिस आना है तो आयतन बढ़ा है तो वापिस घटाना भी तो पड़ेगा, तो कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। कार्नोट में 4 प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, याद आ गए, और 2 एडियाबेटिक थे, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फाइनली एडियाबेटिक कंप्रेशन। शब्द याद आए? तो साइक्लिक प्रोसेस की परिभाषा तो आपके दिमाग में आ गई। आगे डिटेल से करेंगे अपन इनको, अभी तो सिर्फ नाम का मुहूर्त लगा रहे, शगुन का मुहूर्त, अगरबत्ती जला रहे, पूरा भंडारा बाकी है इनका भी। चलिए क्या कह रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस का परिभाषा तो समझ आ गई। यहां परिभाषा के लिए जगह नहीं है अपने पास। यहां तो कह रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में क्या जैसा लोग इनमें है क्या ऐसा कुछ उसमें होगा। याद करो जब साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है तो बहुत 2 फेमस सेंटेंस है, DE इज इक्वल टू 0 और DH इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं तुम्हारे मजे दिलाता हूं। साइक्लिक प्रोसेस में आपने अक्सर किताब में देखा है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 और एंथैल्पी में चेंज 0 होता है। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जहां से चला फाइनली वहीं आ गया, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था अगर सेम है तो स्टेट फंक्शन में चेंज तो 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बात सही है, बिल्कुल अच्छे हैं आप, बहुत बढ़िया लोग हैं, मजा आता है आपके साथ ऐसे बात करने में। परंतु सोचो तुमने वहां क्या लिखा है? बोलो वही तो लिखा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, एंथैल्पी में परिवर्तन 0। ढंग से देखो क्या लिखा है। प्रारंभिक अवस्था से पुनः वापस उसी अवस्था में आ गए तो ओवरऑल प्रोसेस हो गया, और ओवरऑल प्रोसेस तो इंटीग्रेशन के बाद कंप्लीट हो गया अपना, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। और तुमने क्या लिख रखा है? 900 प्रोसेस। अरे साइक्लिक 900 कैसे हो सके? होएगा तो पूरा ही होएगा। अब कार्नोट साइकिल है, ए से बी में जाएगी, बी से सी में जाएगा, सी से डी से वापस ए में, वापस ए में आएगा तभी तो पूरा होगा। अब बोलो साइक्लिक 900 साइक्लिक होगा। साइक्लिक 900 कैसे हो सकता है? साइकिल को पूरा पहियो तो पूरा होने के बाद ही साइकिल हो गए, वहां में 900 कहीं हो गए। आइसोथर्मल में 900 हो सकता है, ए से बी में जाना है मुझे तो पहले में हल्को सा प्रोसीड हुए। साइक्लिक में कैसे? प्रभु मीनिंग समझ आया? यह भी गलतियां हैं। मजेदार चीज है, हम कुछ भी लिखे हमें नंबर मिल जाते हैं क्योंकि हम सब भाई भाई, कुछ बहने भी हैं। डी 0 लिखना अच्छी बात नहीं है, डेल्टा E 0 लिखो, डेल्टा H 0 लिखो। ओवरऑल प्रोसेस के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा, ओवरऑल प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होगा। नहीं समझे? 900 चलवा के दौरान परिवर्तन में 0 होगा, ये कहां गारंटी है? अगर पता चला साइक्लिक प्रोसेस में पहला स्टेप ही मेरा एडियाबेटिक हुआ तो एडियाबेटिक में तो जैसे ही चले टेम्परेचर चेंज हो जावे, रुद्धोष्म प्रसार में ताप गिरता है और रुद्धोष्म संपीड़न में ताप बढ़ता है। और ताप में चेंज तभी आता है, बताऊंगा आज ही, जब आंतरिक ऊर्जा बदलती है। तो अगर मेरे साइक्लिक प्रोसेस का पहला पद ही रुद्धोष्म है सपोज करो, तो टेम्परेचर तो चेंज बढ़ते ही हो जाएगा जैसे ही चला। 900 चल चाहे खूब चल, अगर एडियाबेटिकली चला है पहले स्टेप में तो टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा, आंतरिक ऊर्जा बदलेगी बदलेगी, एंथैल्पी बदलेगी बदलेगी।
तो निम्नों तो एडियाबेटिकली चला फिर तुम अपनी इनिशियल स्टेट से, फिर कैसे लिख सकते हो? ये ओवरऑल से मतलब है, तुम अगर गिरे हो तो फाइनली बढ़ भी जाओगे, जब अंतिम अवस्था में आऊंगा तब तक तुम उसी रूप में आ जाओगे जिस रूप में हम थे शुरू में, उसे बोलते हैं साइक्लिक। तो आप ये नहीं लिखें, इसकी जगह क्या लिखोगे? ये, तब सही होगा। अभी थोड़ी देर पहले कराया था, साइक्लिक इंटीग्रल का मान मींस ओवरऑल प्रोसेस के दौरान इसमें चेंज। क्लियर है? चाहो तो आप डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। क्लियर? दूसरी चीज, चूंकि डीई या डेल्टा ई लिखूंगा ओवरऑल में 0 लिख रहे हो, तो भूल के भी साइक्लिक में ये मत लिख देना, इसका मतलब हुआ ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गलत है, लिख लेना, कहीं भी नोट कर लेना आप अपनी बात में। साइक्लिक प्रोसेस में हम ये नहीं लिख सकते कि यहां पर ई कांस्टेंट रहता है या एच कांस्टेंट रहता है। मैं ये जरूर लिख सकता हूं कि डेल्टा ई 0 होता है, डेल्टा एच 0 रहता है कुल ओवरऑल प्रोसेस का, पर ये नहीं लिख सकता कि प्रोसेस के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? कार्नोट पढ़ी तो है आपने। पहला आइसोथर्मल होता है, उसमें तो नहीं होती, लेकिन अगला एडियाबेटिक होता है, उसमें तो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी क्योंकि टेम्परेचर बदलता है। तो हम ये कहते हैं कि आंतरिक ऊर्जा गिरी है, तो जब फाइनली पहुंचूंगा तो कंप्रेशन हो रहा होगा, तो वहां उतनी वापस बढ़ के यहां से चली वहीं पहुंच जावे, पर प्रोसेस के दौरान तो चेंज होगी, इसकी गारंटी नहीं है कि नहीं होगी। तो ड्यूरिंग प्रोसेस आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी या एंथैल्पी नियत रहेगी, साइक्लिक प्रोसेस में गलत शब्द है। पूरे प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, यह सही है। शब्दों के कई बार अपन इनमें बह जाते हैं, टी कांस्टेंट dt 0 या डेल्टा टी 0, तो उसी हिसाब से क्या लिख देते हैं, अगर डेल्टा ई 0 लिख रहा है इसका मतलब ई कांस्टेंट। नहीं, साइक्लिक में नहीं। अगर दो ही पद में होता, ए से बी जाना है और फिर लिख रहा हूं डेल्टा ई 0, तो आप सही है, पूरे प्रोसेस के दौरान ई कांस्टेंट ही रही होगी, खत्म बात। लेकिन ये कोई एक पद की अभिक्रिया थोड़ी है साइक्लिक, ये तो कई अलग अलग प्रोसेस से मिलकर बनता है पूरा साइकिल। हर प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट रहती है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के अलावा किसी में भी कांस्टेंट नहीं रहती, हर एक में बदलती है। दिखाऊंगा तुम्हें आगे चल के। केवल आइसोथर्मल में चेंज नहीं होती, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आंतरिक ऊर्जा बदलेगी तब जब टेम्परेचर बदलेगा, या इसका उल्टा, टेम्परेचर बदलेगा ही तब जब आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। एक ही बात है मेरे लिए आइडल गैसेज में। डन। टाइप ऑफ प्रोसेस का भूमिका डन। और भूमिका क्या है अपनी? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस को हम निम्न प्रकार से बांटते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और साइक्लिक। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है प्रोसेस के दौरान, एडियाबेटिक उसमें आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में आयतन कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होती ड्यूरिंग प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई और डेल्टा एच 0 रहते हैं। जबकि मैं साफ कह रहा हूं, ये तो बोलने की भाषा होती है। आपके जितने स्टेट फंक्शन थे ना, 8 लिखे थे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, जी एच ए ई फलाना फलाना, ओवरऑल चेंज किसी भी स्टेट फंक्शन में शून्य ही कहलाता है। हम लिखते दो जरूर है, दो ही नहीं है ये। यहां आप डेल्टा टी भी 0 लिखोगे, डेल्टा एच भी 0 लिखोगे, डेल्टा एस भी 0 लिखोगे, डेल्टा वी भी 0 लिखोगे, डेल्टा पी भी 0 लिखोगे। कहां पर? साइक्लिक प्रोसेस में। क्यों? कोई भी स्टेट फंक्शन है, अगर इनिशियल और फाइनल अवस्था सेम है तो उनमें चेंज 0 ही आएगा। यही तो पढ़ के आए हैं पीछे, तो यहां मना कैसे कर सकता हूं? फिर मैं 2 ही क्यों लिखे? एक्चुअली में अगर वास्तविक गैसों को देखते हैं हम, तो आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड करे अपनी भाषा में, रियल गैसेज में, आइडल में नहीं। और एंथैल्पी टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रेशर पर निर्भर करती है। तो अपने आप ही इन दो का चेंज 0 आने का मतलब टीवीपी, वैसे ही उनमें चेंज 0 बोल चुके तुम, क्योंकि वो उनमें चेंज 0 आया तभी तो इन जमूरों में चेंज 0 है, तो वो ऑब्वियस इन्वॉल्व हो गए। बाकी तुम अलग से लिस्ट बना के लिखना चाहो, कोई मना नहीं है, मस्त रहो। आगे लिखेंगे जब डिटेल में साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये हुआ मेरा टाइप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ना चाहेंगे, और डिटेल से पढ़ने से पहले मैं छोटी छोटी इसमें कुछ बातें हैं, एक दो निन्नी सी, जिनकी उनकी जरूरत पड़ेगी मुझे, उसे शुरू करना चाहता हूं। तो यहां तक किसी को कोई इश्यू, कोई क्वारी,
आप मुझसे हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। प्रोसेस डिटेल से पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसका नॉलेज होना जरूरी है। लॉ हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सबसे लास्ट में जब थर्मो खत्म कर लेंगे कि देखो अब लॉ पढ़ते हैं जिनके आधार पे थर्मोडायनामिक्स थी, सब चीज समझ आएगी आपकी। पर जिन जिन लॉ की बीच बीच में जरूरत पड़ेगी उनको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ भी पढ़ेंगे, जैसे अभी पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे यहाँ ये तो पूछ के शर्मिंदा नहीं करूंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया। ऐसे काम के लिए तो आरपीएससी बहुत है, उसी को करने दो। मैं क्यों बोलूं कि हेमोल्ड्स ने बताई कि किसने बताई, वो आपका काम है। हम ये कह रहे हैं फर्स्ट लॉ होता क्या है। पर आरपीएससी क्या पूछ लेती है, जिसके लिए हम तैयार ही नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया, 4 प्राणियों के नाम लिख देंगे। बोलो मेरा भी लिख दे, मुझे ना तो इनका पता ना मेरा पता। तो ध्यान से, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि हेमोल्ड ने दिया कि किसने दिया, वो आपका काम है। अभी मेरा काम नहीं है, लास्ट में बात करेंगे। लॉ क्या है उसे देखिए। लॉ कहता है एनर्जी कंजर्वेशन। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। दोबारा बोल रहा हूं, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, ना उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चूकी बात है, हमारी भाषा में शॉर्ट में बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, और मेरी भाषा में कोई बोले तो मुनिम वाला हिसाब किताब। चलो क्या बोलोगे, दैट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, neither created nor destroy, but they can convert from one form to another form. क्लियर है मैंने क्या बोला? The total energy of universe is constant. लिखिए, neither created nor destroy, but can change from one state to another state. ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, रूपांतरित की जा सकती है। यही है कहानी, कोई डाउट? हाँ, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने स्टेटमेंट्स आते हैं सब किससे संबंधित है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कई बार वो सेंटेंस देता है, वो कहता बताओ ये सेंटेंस किससे संबंधित है, 0th लॉ से, फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ से। तो सीधा सा ध्यान रखो, अगर ऊर्जा संरक्षण के आसपास कोई स्टेटमेंट है, पढ़ते पता चल जाता है ये उल्टी सीधे काम कर रहा होगा। फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी, दक्षता से रिलेटेड कोई सेंटेंस है, ऐसा हीट इंजन संभव नहीं है जो पूर्ण दक्षता से काम कर सके, 100% दक्षता से काम कर सके। इस तरह के कोई सेंटेंस आए जो एफिशिएंसी को बता रहे हो, सेकंड लॉ के स्टेटमेंट होंगे सारे। और परफेक्ट क्रिस्टल और 0 केल्विन के आसपास घूम रहा हो सेंटेंस एंट्रोपी को लेके, तो थर्ड लॉ। तो हम पढ़ेंगे जरूर हर सेंटेंस कि कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं इसके, कौन से इसके, पर ना भी पढ़े और एग्जाम में आ जाए तो पहचानना सिखाऊंगा कि कैसे पहचानते हैं। ओके, आइए जरा। हाँ जी, हम क्या कहते हैं ये तो ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकली। हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें है मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो लिखिए, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू, लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कन्वेंशन
आप तो सिर्फ कन्वेंशन भी लिख दो चलेगा। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ IUPAC, हम फर्स्ट कन्वेंशन यूज करते हैं। अरे सम्मेलन हुआ था भाई, उसी को बोल रहा हूं। किसका सम्मेलन? IUPAC का। तो हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ IUPAC, सिंपली अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, कॉमा, द मैथमेटिकल expression of first law, the mathematical expression of first law। तो हम क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू IUPAC, IUPAC के कन्वेक्शन, जो कन्वोकेशन हुआ, कन्वेंशन बोल दो सीधा सीधा, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ क्या है? ध्यान से देखिए, लिखिए DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW, ध्यान से। और मैं लिख सकता हूं डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ध्यान से। क्या बोला है मैंने? ध्यान से देखिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम E लेते हैं। कई बार आप क्वेश्चन में देखेंगे U लिखा हुआ मिलता है, एक ही बात है, DU बोले या DE बोले, E या U आंतरिक ऊर्जा के लिए लेते हैं अपन। DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW, या मैं क्या कहूं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अरे कॉमन सेंस यार, मैंने निन्नो से प्रोसीड करो तो वो दौरान चेंज की बात कर रहा हूं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुई होगी और उस दौरान जो कार्य हुआ होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, उसके जोड़ के बराबर होगी। और मैं प्रोसेस ओवरऑल कर चुका। ओवरऑल का मतलब होता है जो हल्के से प्रोसेस के दौरान जो डाटा है उसका इंटीग्रेशन। तो मैं ओवरऑल प्रोसेस के लिए इसका इंटीग्रेशन ही तो करूंगा तीनों का। चूंकि ये स्टेट फंक्शन है इसलिए इंटीग्रेशन करते समय लिमिट लगाऊंगा E1 से E2, तो ये तो डेल्टा E कहलाएगी। ये दोनों पाथ फंक्शन है, इनके इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करूंगा तो DQ का तो क्या आएगा Q और DW का क्या आएगा W। मेहरबानी, या तो स्मॉल चेंज के लिए लिखो या ओवरऑल चेंज के लिए लिखो, वो मत कर देना डेल्टा E इज इक्वल टू DQ प्लस W। कोई तो पूर्ण हो गया और किसी का इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ, ये गलत है। या तो ये एक्सप्रेशन होगा हल्के से प्रोसेस, स्मॉल प्रोसेस के लिए सबके आगे D लगता है, चेंज के लिए भी और अमाउंट्स के लिए भी। और ओवरऑल प्रोसेस है तो डेल्टा लगेगा, फिर D नहीं लगेगा। ये गलत है कि DE इज इक्वल टू Q प्लस W। ये कौन सा सेंटेंस है भाई? DE क्या है? निम्न से प्रोसेस हुआ वह दौरान आंतरिक परिवर्तन, और Q और W तो ओवरऑल को बता रहे। तो D नहीं, Q और W लिख रहे हो तो डेल्टा, मींस इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया। डन, लेआउट क्लियर। तो IUPAC के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला था। कई लोग साइन नोटेशन में गलती करते हैं, कहीं माइनस ढूंढ रहे होंगे कुछ। देखो दूसरी चीज ध्यान देना, DW माइनस PdV है मेरे लिए। अब ये P एक्सटर्नल है या गैस का प्रेशर है, आगे हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे लिए DW क्या है? माइनस PdV। P एक्चुअल में एक्सटर्नल P है। अभी कब ये गैस का P होगा हम डिटेल से बात करेंगे। अभी सिर्फ दिमाग में क्या याद रखो कि DW इज इक्वल टू माइनस PdV होता है। प्लस PdV यूज नहीं करना हमें, माइनस PdV। एक और चीज ध्यान रखनी है लाइफ में, पूरी थर्मोडायनामिक्स के दौरान हम जो भी फॉर्मूले लिखेंगे एक्सपेंशन के लिए, कंप्रेशन के फॉर्मूले सेम रहेंगे, साइन मत बदल देना। दोबारा सुन लो मैंने सेंटेंस क्या बोला है। अगर मैंने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला लिखा है माइनस 2.03 nRT log V2 by V1, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए उस माइनस की जगह प्लस मत लिख देना कि प्लस का 2.03 nRT log V2 by V1। नो, फॉर्मूले का साइन कभी नहीं बदलना है तुम्हें। जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी ना एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, उनके साइन उल्टे आते हैं। अगर एक के माइनस में आएगा तो दूसरे का प्लस में आएगा, वो अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूले का साइन नहीं बदलना है। कहने का मतलब एक्सपेंशन वर्क कराऊं या कंप्रेशन कराऊं, DW का फॉर्मूला यही कहलाएगा तुम्हारे लिए, माइनस PdV। ऐसे मत कर देना कंप्रेशन के लिए प्लस PdV। साइन अपने आप बदल जाएगा जब आप इनकी वैल्यू रखोगे, क्योंकि एक में V2 माइनस V1
पॉजिटिव आएगा, एक में V2 माइनस V1 नेगेटिव आएगा, तो वो अपने आप साइन बदलेगा। तुम पहले से ही साइन बदलोगे तो वापस यही साइन क्रिएट हो जाएगा और नंबरों में भी यही हो जाएगा। डन। क्या दिमाग में रखना है, फॉर्मूले के साइन नहीं बदलने हैं, जो फाइनल आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, उसका साइन अपने आप उल्टा आएगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूले का साइन बदल दिया तो फिर सेम साइन आएंगे आंसर्स में, कभी भी चेक कर लेना, और फिर एक गलत कहलाएगा। सॉरी। आइए, ये लिखा। इसके बाद फर्स्ट लॉ को यूज करने के लिए IUPAC ने साइन नोटेशन और दिया था कि जब मैं मैथमेटिकल वैल्यू रखूंगा इस फॉर्मूले में W की, Q की, तो प्लस में रखूंगा कि माइनस में रखूंगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मेरा प्रोसेस किस तरह का था। क्या बाय द सिस्टम हुआ, मींस एक्सपेंशन प्रोसेस था, कि कंप्रेशन था, इस दौरान उसने हीट ली थी या हीट निकाली थी। क्लियर है? उसे अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, साइन नोटेशन। कीजिए, फिर बताता हूं क्या है साइन नोटेशन। क्या कहेंगे, IUPAC ने दिया था, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, मीनिंग समझना, यदि तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है, कॉमन सेंस है, तंत्र कौन है, जो एनमोल आइडल गैस भरेगा सिलेंडर में, उसके द्वारा कार्य क्या है, जो वो पिस्टन पे बाहर की तरफ धक्का मारेगी। कहने का मतलब बाय द सिस्टम का मतलब होता है एक्सपेंशन वर्क। क्लियर? तो ब्रैकेट में वो लिख दो जिसे देखते ही पहचान जाओ, एक्सपेंशन। मीनिंग समझ आया? बाय द सिस्टम का मतलब प्रसार कार्य, एक्सपेंशन वर्क। क्लियर? तो हम क्या लिख रहे हैं, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या लिखेंगे, W नेगेटिव लेंगे, मींस उस न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें, फॉर्मूले में जब वैल्यू रखूंगा W की, तो वो माइनस में लिखूंगा। यदि तंत्र के द्वारा 200 किलोजूल कार्य हुआ है तो मैं इस फॉर्मूले में, फर्स्ट लॉ में, W का मान माइनस का 200 लिखूंगा, क्योंकि तंत्र के द्वारा कार्य हुआ है। तो वैल्यू रखते समय W का साइन क्या आएगा, वो दिखाते हैं। ओके, आइए नंबर 2 क्या लिखेंगे, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन, संपीड़न, कंप्रेस कर रहे हैं, तंत्र पर कार्य हो रहा है, इसका मतलब संपीड़न। तो सीधा सा कहानी है, क्या W कैसे पता चलेगा, जब भी एक्सपेंशन होगा, जब भी प्रसार कार्य करेंगे, W नेगेटिव आएगा। इतने सारे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, पंजा W पूछ लेता है, आइसोथर्मल में, आइसोबारिक में, फलाने में। ध्यान दो, अगर प्रसार हुआ है तो ब्लाइंडली बोल देना आंसर का W नेगेटिव आएगा। और कंप्रेशन वर्क हुआ है तो जो भी W का मान आएगा धनात्मक, चाहे कोई सा ही प्रोसेस हो, क्योंकि ऑन द सिस्टम हुआ है। साइन नोटेशन काम आते हैं, हमारे एग्जाम में पूछता है वो, W पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो होगा, Q पॉजिटिव, नेगेटिव, डेल्टा S, डेल्टा I, ये सारी तो पूछता है। कोई प्रोसेस दे देगा फिर उसके लिए साइन नोटेशन पूछता है, कौन ग्रेटर देन जीरो, कौन लेस देन जीरो, कौन जीरो। फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे RPSC के, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत फेवरेट है ये। आइए नंबर 3 क्या कहूंगा, इफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अपनी अच्छा ये नहीं लिखा, लिखना है ना, W पॉजिटिव, यहां क्या लिखेंगे, एंडोथर्मिक। हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, उष्मा शोषी, एंडोथर्मिक होगा। अगर सिस्टम मेरा कैसा है, एंडोथर्मिक, क्या लिखेंगे, Q पॉजिटिव होगा। Q कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हीट ली है सिस्टम ने तो Q पॉजिटिव। हाँ जी, इफ हीट रिलीज्ड, इवॉल्व कह सकते हो, रिलीज कह सकते हो, बाय द सिस्टम मीन्स एक्सोथर्मिक।
क्यू क्या होगा? नेगेटिव। क्यू कैसा होगा? नेगेटिव। साइन नोटेशन याद रहेंगे। एक्सपेंशन हो रहा है तो डब्ल्यू नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो डब्ल्यू पॉजिटिव, हीट ली है तो क्यू पॉजिटिव, हीट रिलीज की है मींस एक्सोथर्मिक है तो क्यू नेगेटिव। सारी बातें किसके लिए है? सिस्टम के लिए। तो देखो, अगर हम कहते हैं एंडोथर्मिक, सिस्टम के लिए एंडोथर्मिक हुआ क्योंकि सराउंडिंग से हीट ली। लेकिन इसी शब्द को अगर मैं सराउंडिंग के लिए पूछ रहा होता तो सराउंडिंग के लिए तो एक्सोथर्मिक हो गया ना। ये जो सिस्टम के लिए एंडो है वो सराउंडिंग का तो एक्सो हो गया ना, सराउंडिंग से तो गई ना, तभी तो सिस्टम में घुसी। और जो सिस्टम के लिए एक्सो है, सिस्टम ने हीट निकाली तो एक तरह से सराउंडिंग ने वो हीट ली, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वही शब्द क्या हो गए? तो ये शब्द उल्टे कहलाते हैं। अगर सिस्टम शब्द की जगह सराउंडिंग शब्द ले लूं, साइन वही होते हैं। तो कई बार ये बदमाशी कर जाता है, बाय द सिस्टम शब्द यूज ना करके ऑन द सराउंडिंग और बाय द सराउंडिंग शब्द यूज करेगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तंत्र बढ़ रहा है, तो सराउंडिंग छोटा हो रहा है भाई, तो वर्क डन बाय द सिस्टम की जगह ऑन द सराउंडिंग शब्द भी यूज कर सकता है, एक ही बात है। बाय द सिस्टम का मतलब ऑन द सराउंडिंग। और इसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम, तंत्र पर कार्य हो रहा है, तंत्र छोटा हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, तो सराउंडिंग का तो एक्सपेंशन हो रहा है ना। समझ आ रहा है? उल्टे शब्द होते हैं ये, देता नहीं है पर कल को दे दे तो हमें खुद को आना चाहिए। जब सिस्टम सिस्टम शब्द यूज कर रहा हूं तब है ये मतलब। सराउंडिंग के लिए शब्द आपस में उल्टे हो जाते हैं। जिसको मैंने कंप्रेशन बोला है वो सराउंडिंग के लिए एक्सपेंशन होगा। ओके, चलो डन। अब ध्यान से सुने, मेरे ख्याल में ये सब चीजें आपको याद हो गई कि किस तरह से इनको करेंगे और कैसे करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इस लॉ को, और इसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उनको किस तरह से करते हैं और क्या है। देखो, पहले तो मैं इस लॉ का क्वेश्चन देता हूं आपको, और फिर ये लॉ मैं यहां क्यों पढ़ रहा हूं, टाइप ऑफ प्रोसेस मेन हेडिंग चल रही है मेरी, उसको बताऊंगा। ओके, लिखिए क्वेश्चन। ए सिस्टम एब्जॉर्ब 250 kilojule heat and worked 100 kilojule. Calculate delta E for the system. एक तंत्र 250 किलोजूल ऊष्मा अवशोषित करके 100 किलोजूल कार्य करता है, तो बताओ तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। अब ये ध्यान से देखो, सिस्टम ने हीट ली है कि निकाली है, पहला चीज। तंत्र के द्वारा कार्य हुआ है या तंत्र पे कार्य हुआ है, दो चीजें पढ़ रहा। डेल्टा ई पूछा है, क्यू और डब्ल्यू दे रखा है, तो फॉर्मूला तो फिक्स है। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, डब्ल्यू दे रखा है और क्यू दे रखा है। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक, तो क्यू का मान कितना लोगे, 250 किलोजूल, प्लस का लोगे एंडोथर्मिक है। ध्यान से देखो, वर्कड इतने किलोजूल, तंत्र के द्वारा कार्य हुआ है, सिस्टम ने इतनी हीट ली और इतना कार्य किया, इसका मतलब वर्क बाय द सिस्टम हुआ है। सेंटेंस गौर से देखो, सिस्टम एब्जॉर्ब इतने किलोजूल हीट एंड वर्कड इतने किलोजूल, तंत्र कार्य कर रहा है, इसका मतलब बाय द सिस्टम है। तो यहां प्लस क्यों लिखा, एंडोथर्मिक है ताकि आपके दिमाग में रहे। डब्ल्यू माइनस का 100 किलोजूल लिखोगे, क्यों, बाय द सिस्टम वर्क हुआ है आपका, बाय द सिस्टम वर्क है। तो आपको हिंट मिल जाएगा कि डब्ल्यू का वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस में लेंगे। आ जाओ, क्या पूछा है तुमसे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है,
250 किलो जूल। W कितना है? माइनस का 100 किलो जूल। कितना आ गया भैया? 150 किलो जूल। ओके, ये तय मानना कि 350 किलो जूल भी आपका इंतजार कर रहा होगा वहां पे ऑप्शन में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये 150 किलो जूल भी आपका इंतजार करेगा, क्योंकि आंसर है वो तो करेगा ही करेगा। एक बार प्लस का 150, एक बार माइनस का 150। सारा खेल अगर फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल है तो ये मान के चलना, तुम जो भी सोचोगे वो ऑप्शन में जरूर होगा। तुम इन दोनों वैल्यू को जोड़ोगे तो भी मिलेगा, इनका अंतर करोगे तो भी मिलेगा। एक बार प्लस में मिलेगा और एक बार माइनस में। तुम कुछ भी साइन ले लो किसी का भी, दोनों का प्लस प्लस ले लोगे तो प्लस को 350, दोनों का माइनस ले लोगे तो माइनस का 350। 250 प्लस का 100 माइनस का लोगे तो प्लस का 150 भी ऑप्शन में, और माइनस का 250 प्लस का 100 लोगे तो माइनस का 150 ऑप्शन में। तुम जो करोगे वो ऑप्शन में मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? गलती नहीं होनी चाहिए। सारा खेल किस पे है? बाय द सिस्टम हो रहा है कि ऑन द सिस्टम। फर्स्ट लॉ को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस खूब बनते हैं छोटे छोटे से, पर अभी हमारा ध्येय वहां नहीं है। अभी हमारा ध्येय कहां है? फर्स्ट लॉ को ध्यान में रखते हुए टाइप ऑफ प्रोसेसों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मीन्स सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जब आप कोई प्रोसेस प्रोसीड करते हो तो ले दे के पूरी थर्मोडायनामिक्स में अपने पास है क्या। जब एंड मोल आइडल गैस सिलेंडर में ली और मैंने यहां से यहां तक इस सिस्टम को क्या किया? प्रोसीड किया, चाहे एक्सपेंशन किया चाहे कंप्रेशन किया। सपोज करो मैंने एक्सपेंशन किया यहां से यहां तक, तो मैं क्या देखूंगा एज ए थर्मोडायनामिक्स? इस दौरान आयतन में क्या चेंज आया? डेल्टा V पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस दौरान प्रेशर में क्या चेंज आया? डेल्टा P पॉजिटिव की नेगेटिव? इस दौरान टेम्परेचर में क्या चेंज आया? डेल्टा T पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो भी है। इस दौरान कितना कार्य हुआ? तो जब मैं साइन पढ़ूंगा अभी तो मीन्स W नेगेटिव आएगा कि W पॉजिटिव आएगा कि जीरो आएगा? एक्सपेंशन हुआ है, क्या बताया था मैंने? जब भी एक्सपेंशन होगा W नेगेटिव ही आएगा। इस दौरान सिस्टम ने हीट ली है कि निकाली है? मीन्स Q का साइन पूछूंगा आपसे। इस दौरान कितनी एंथैल्पी में चेंज आया होगा? डेल्टा H का साइन पूछूंगा आपसे, बढ़ा है कि घटा है? मीन्स पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा? इस दौरान आंतरिक ऊर्जा में क्या चेंज आया? मीन्स डेल्टा ही पूछ रहा हूं आपसे। इस दौरान इसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आया? अरे ले देखे हैं क्या हमारे पास? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, G, A, H और E, ये 8 तो स्टेट फंक्शन थे। और कार्य और वर्क ये 2 लोग और जोड़ लो पाथ फंक्शन के निकाल के, टोटल 10 लोग हैं। और इन 10 में से G और A हम केवल आइसोथर्मल के टाइम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आइसोबारिक आइसोकोरिक में अलग अलग इनको बताऊंगा, बाकी जगह तो ये यूज ही नहीं होते। तो तुम तो यही मानो 8 ही लोग हैं इन 10 में से। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्लियर, एंट्रोपी, H, E, Q और W, ये 8 लोग हैं जो हर प्रोसेस में मैं आपसे पूछूंगा इस दौरान इनका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। आइसोथर्मल में मैं आपसे डेल्टा G और डेल्टा A की बात भी करूंगा, तो वहां 10 लोगों की बात करेंगे। बाकी ये फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे साइन नोटेशन वाले, कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, कब जीरो आएगा। कल ये पूरा टॉपिक अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, मिस मत कर देना, पूरी थर्मोडायनामिक्स बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ कल ही है अपना जो है। उसके बाद डिटेल जाएंगे, पर उस डिटेल से जाने से पहले हम एक और टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ताकि फिर हम हर चीज को एक्सप्लेन करते चलें। क्लियर? टेक केयर, बाय।